बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। सेहत अच्छी होगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अपनी ज़िंदगी में हलचल लेकर आइए। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों का लाइफस्टाइल एक जगह पे बैठने वाला हो गया है। सो अपने आप को अगर आप तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी हिलजुल कीजिए, वॉक कीजिए, अच्छा खाना खाइए। ये सिर्फ किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से बच्चों को भी अब इस चीज़ की ज़रूरत है। सो अच्छी और हेल्दी लाइफ के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंडे है, आई होप कि आप लोगों का मंडे जो है वीक का आगाज़ एनर्जेटिक होगा, अच्छा होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए खैर बरकत वाला हो, सलामती वाला हो और आपके तमाम काम जो हैं वो बाखूबी अंजाम को पहुँचे। वक्त की पाबंदी ज़रूर कीजिए, वक्त की पाबंदी करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं जी? गुर्दों का व्यापारिक गैंग गिरफ्तार, इंसानी जानों से नहीं खेलने देंगे वज़ीर आला। खबरदार, होशियार, एक और खतरनाक वायरस का खतरा मंडलाने लगा। निपा नामी वायरस के मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। 21 अक्टूबर को मुल्क की खुशहाली वापस आ रही है। अवाम को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की दावत दे दी मरियम नवाज। और इसके बाद डिजिटल ऐप से कर्ज लेने वालों के तहफ्फुज के लिए हिकमत अमली भी तैयार की गई है। इसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और वक्कास अहमद ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। दो चीज़ें हैं, इस तरह के गैंग को अगर पकड़ा जाए तो कार्रवाई क्या होती है, और ये जो पूरा सर्कल है ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि अस्पतालों में इस तरह के काम हो रहे हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं ये गिरोह, लेकिन क्योंकि कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं है, इन लोगों को मंजर आम पर लाकर करार वाकई सजा नहीं दी जाती। इवन डॉक्टर्स भी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं। खबर यह है कि इंसानी जानों से नहीं खेलने देंगे, वज़ीर आला ऐसा कह रहे हैं। गुर्दों की व्यापारी का गैंग जो है वो गिरफ्तार किया गया है। सो ये मामला बहुत पुराना है, अब इसको रोकना कैसे है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये होता आ रहा है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमने कभी किसी को मिसाल बना के सज़ा नहीं दी है, जिसकी वजह से ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। हर हॉस्पिटल में कैमरास लगे होते हैं, सो ये मॉनिटर करना कितना मुश्किल है। पहले जानते हैं शाहिद सिप्रा साहब से और फिर मैं वकास से जानना चाहूँगी कि इस पर पुलिस का रोल क्या होता है। इस पर ज़रूर हमने कानूनी कार्रवाई क्या होती है, होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करना है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये बहुत पुराना केस है, बहुत पुराने बड़े बड़े नामवर हॉस्पिटल्स में ये होता है। आपके ठोकर न्याज़ बेग पे एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में जब ये नेटवर्क FIA ने पकड़ा था, आपको याद होगा, उस वक्त भी बड़ी एक कंपेन चलाई गई कि ऐसा हो रहा है। लेकिन ये ऐसा मुनज़्ज़म और मजबूत नेटवर्क है जिसको तोड़ना एक बड़ा मुश्किल टास्क रहा है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली और गफलत है। अदरवाइज़ रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। रियासत अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे तो आपका जितना बड़ा माफिया हो, जितना बड़ा गैंग हो, उसको रोका जा सकता है। अब क्या है कि इस नेटवर्क को देखें ना कि सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होता है कि आप किसी बंदे को सबसे पहले जिससे आपने गुर्दा खरीदना है, आप उसको किस तरह आमादा करते हैं, उसको आप किस तरह से आमादा किस तरह करते हैं, आप पैसे का लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाता है। फिर आप उसको किसी जगह पे निजी जो आपने हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, तो पैसे ले भी लिए और वहाँ लेकर जाते हैं। फिर उसके साथ के बैरून ममालिक से जो पेशेंट्स हैं जिनकी पेवंदकारी आपने करनी होती है, उनसे किस तरह कांटेक्ट होता है, वो किस तरह आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ऐसा मुनज़्ज़म नेटवर्क है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। देखें, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर आला पंजाब ने, उसमें बड़ी बात जो निशानदेही की गई है कि एक मुलजिम जिसको 5 मरतबा गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो अदालत में चलान पेश हुआ उसकी बुनियाद पर वो उसकी ज़मानत हुई और उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। एक डॉक्टर है, एक उससे बड़ा अलमिया कि आपका मोटर मैकेनिक जो है, मोटरसाइकिल का मैकेनिक, वो उसका हेल्पर है, वो उसको हेल्प करवाता है ऑपरेशन करवाने में। 5 दफ़ा इसको पकड़ा गया और 5 दफ़ा
जमानत मिल गई। और उसके बाद फिर उसने देखें, एक दफ़ा एक है ना, आम तौर पर तासुर होता है कि एक मुजरिम है, उसको आपने पकड़ा है, कुछ देर जेल में रखने के बाद या फिर वो ज़्यादा उसका काम शुरू हो जाएगा, इजी हो जाएगा, या फिर वो कुछ राह रास्त पे आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आप इस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखें, जिसको पता है कि 5 मरतबा मैंने यही काम किया है तो मेरी जमानत हो गई है, तो मैं 6ठी मरतबा भी यही कर रहा हूँ। नुकता मैं वकास से जान लेती हूँ, 5 दफ़ा पकड़ा गया और 5 दफ़ा उसको छोड़ा गया। मुझे ये बता रहे पुलिस का रोल क्या होता है, किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता है, क्यों हमने इस मामले को इतना ईजी लिया हुआ है कि एक दफ़ा अगर उस बंदे को पकड़ा भी गया, उसको दोबारा ये काम करते हुए खौफ नहीं आ रहा? एक तो ना ये जो नेटवर्क है ये बड़े मुनज़्ज़म है, और फिर आप जब ये लास्ट टाइम पकड़े गए थे तो इनके जो कस्टमर ज़्यादा थे वो मिडल ईस्ट के लोग थे। जो बंदा एक डोनेट करता है या जिससे गुर्दा लेते हैं, उसको ये 10-20 मैक्सिमम 20,000 या 20,000 से लेकर 2-3 लाख तक देते हैं। और जब ये मिडल ईस्ट में डील करते हैं तो करोड़ों में डील करते हैं। वो जो सारा प्रोसेस है उसमें सिस्टम के लोग भी शामिल हैं। जब पिछले हफ्ते जब इन्होंने बंदे पकड़े, एक शहरी ने कंप्लेन की जो कि जिन्ना हॉस्पिटल आया था, वहाँ से जिन्ना हॉस्पिटल का स्टाफ इन्वॉल्व था, उन्होंने रेफ़र किया कि आप बाहर चले जाएँ। वहाँ से उसको फिर वो सगिया के पास ले गए, उसका गुर्दा निकाल लिया, और उसको 2 महीने बाद पता चला कि मेरे साथ ये हुआ है। वापस आए, उसने कंप्लेन की, FIA पुलिस हरकत में आई, बंदा पकड़ लिया। जब उसको रेड पे लेके जा रहे थे, पुलिस ने जो साथ उसको लेके जा रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। वो कहा कि जी वो भाग गया, उसको गन पॉइंट पर छुड़वा लिया गया। इसका मतलब है कि सिस्टम में इनके जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। पहली बात तो ये है। वो पुलिस की बात हो, वो FIA की बात हो, तो ये है ना कि पुलिस में भी इनको सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, अस्पतालों में भी इनको सपोर्ट करने वाले लोग, अदालतों में भी वो सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि जो लोग इनको लीगली प्रोटेक्ट करते हैं कोर्ट्स में, उनको पता है कि पाकिस्तान में जो जिस्मानी अज़ा की पाबंदकारी के हवाले से या लोगों को इंटीमेट करके या इंटेंशनल या अनइंटेंशनल इंटीमेट करके जो उनको एक साथ ही एक सलूक किया जाता है, इसमें कानूनी सकम क्या है। अब देखें 328 जो लोग हैं जो इससे मुतासरीन हैं वो इसी मुआशरे में रह रहे हैं ना, वो एक शहर के नहीं है, पूरे प्रोविंस के हैं, बल्कि दूसरे प्रोविंस से भी आए हुए हैं। फिर एक बंदा जो हैप्चुअल ये काम कर रहा है, और पिछली दफ़ा भी जब आपने पकड़ा तब भी ये कहा गया कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज एक गिरोह है जो काम करता है, उसके साथ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, लोकली भी हैं, इंटरनेशनली भी लोग हैं। तो उसके बावजूद स्टेट जो है वो उनको कोर्ट में इतने सॉलिड एविडेंस पेश नहीं कर सकी, क्योंकि इसलिए नहीं कर सकी कि मे भी जो उसकी लीगल टीम थी वो स्टेट के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनसे ज़्यादा मजबूत थे, उनसे ज़्यादा तो ये बेलेबल ऑफेंस है। हाँ। बेलेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। बेसिकली होता ये है, कोर्ट पहले शक पे इजहार करती है कि एविडेंस लेके आएँ। जी, हमारे लीगल सिस्टम में भी ये तो ये कोताहियाँ हैं ना। कोर्ट कहती है एविडेंस लेके आए, पुलिस कहती है कि जी ये एविडेंस है, हमें इसने बताया, हमने ऐसे पकड़ा। पुलिस को हमारा अदालती निज़ाम कहता है कि ये हमने ऐसे किया, इस पे हम स्टैंड नहीं करते। लीगल सिस्टम सॉलिड एविडेंस लेके आए। उसका सबसे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले वो कहते हैं अच्छा इसको बेल दे दें, जब तक केस चल रहा है तब तक इनको बेल दे देते हैं। जैसे ही बेल हो जाती है फिर तारीख पे लीगल जो सिस्टम है वो चलता रहता है। पिछली दफ़ा जब ये डॉक्टर फवाद पकड़ा गया था, ठीक उसके 3 हफ्ते बाद ये दोबारा पकड़ा गया, तो फिर उसकी लीगल टीम ने हाई कोर्ट में रिट करके और कहा कि जी ये देखें, ये तो पुलिस इसलिए इसको ब्लैकमेल कर रही है, हरास कर रही है। कह सकते हैं कि लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया शायद सिप्रा साहब। बिजनेस है ऐसा ना कि देखें, एक पेशेंट को जब गुर्दा ये बेचते हैं मिडल ईस्ट में या किसी अरब कंट्रीज़ में, तो 2-2.5-2 करोड़ रुपया लेते हैं उनसे। अब तो करेंसी डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी, तो आप सोचें वो रकम कहाँ जाती है। तो वो गरीब जिसने इंटेंशनली दिया या अनइंटेंशनली दिया, उसको क्या मिल रहा है? हौसला शिकनी तो करनी है, हमें लोगों में भी अवेयरनेस लेके आनी है कि ये एक गैर कानूनी काम है, उनकी जान को भी नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमने, अब CM साहब की तरफ मैं आ जाती हूँ, हम देखते हैं बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं, इस मामले को रोकने में आपको किस हद तक वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं? देखें, जो उनकी कॉन्फ्रेंस है उससे तो जाहिर हो रहा है कि इनको अब शायद कानून के कटहरे में लाया जाएगा और करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी, और दी जानी भी चाहिए। जिस तरह वकास बात कर रहे हैं कि जहाँ मर्जी क्लाइंट हूँ, जो मर्जी हूँ, बेचने वाला हो, देने वाला हो, चंद हज़ार रुपए के इवज़ हो, जिस तरह अदालती निज़ाम जिस तरह मर्जी हो, लेकिन अदालत ने अल्टीमेटली जो आपके FIA या पुलिस जो चालान लिखती है उस पर उन एविडेंसेस की बुनियाद पर करना होता है। मुझे बताएं कि देने वाला जो है वो भी आपके पास मौजूद है, जो फ़रोख्त करने वाले वो भी मौजूद हैं, इससे ज़्यादा और क्या एविडेंस चाहिए?
जो मुतासरीन है वो सोशल खुद मीडिया सामने के आ थ्रू, रहे हैं। टेलीफोन कॉल्स के थ्रू पूरा ये एक दूसरे से राब्ता करते होंगे, तो एफआईए का इन तक पहुंचना तो मुश्किल नहीं है। एफआईए को तो छोड़ देना, एफआईए क्या कर रही है, एफआईए का किरदार ही कोई नहीं। इतना बड़ा केस उस वक्त पकड़ा गया था, आज तक मुझे बताएं मीडिया ने उसको इस तरह हाईलाइट किया कि यही लोग थे ना उस वक्त भी पकड़े गए थे। मुझे याद है उस वक्त हम जेल रोड दफ्तर में थे, आज से कोई मतलब 8-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस वक्त आज तक वही हालात हैं सेम। इसलिए मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट जो है इस पर संजीदा है, और अगर इनको सज़ा मिलती है तो फिर तो किसी न किसी सूरत ये ठीक है। अदरवाइज 8 दिन 10 दिन महीने बाद दोबारा ज़मानत हो जाएगी और ज़मानत से या वापस आएंगे। इन्होंने यही काम करना है, इतने सालों से वो ये काम कर रहे हैं, फिर भी यही काम करेंगे। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि आवाम को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, मुझे बताएं कि एक गरीब आदमी अगर उसको कहते हैं 2 लाख या 4 लाख 5 लाख रुपए आपको मिलेगा, साहब मैं अब आपकी बात को इस तरह से सेकंड करूंगी। देखिए, महंगाई की जस्टिफिकेशन पे हम आ जाते हैं तो जी हम कहते हैं चोरियां डकैतियां इसलिए बढ़े, क्या करें, लोगों के पास फिर और कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या हर बुराई इसी एक पॉइंट से जन्म लेती रहेगी और हम कहते रहेंगे क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि महंगाई है तो माशरे में तो ये सब कुछ होगा। देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे तो आप जाएं तो उस पर तो एक फैक्टर हो सकता है महंगाई, लेकिन आप उसको टोटल मलबा आप महंगाई पे नहीं डाल सकते। मुझे बताएं, जो गाड़ियां चोरी करने वाले जो करोड़ों रुपए के गाड़ियां चोरी करते हैं उनको क्या महंगाई से लेना? महंगाई से पहले भी तो हो रही थी, उससे पहले भी हो रही थी। उसके बाद आपका जो है राजधानी डकैती की जो वारदातें हैं ये पहले भी हो रही। हाँ, ये बात ठीक है कि एक घर में अगर बच्चे भूखे हैं, उनके वालिदैन या उसके बहन भाई या वहाँ पे गुर्बत अफलास है, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उस पर अगर कोई निकलता है तो फिर भी जस्टिफाई उसको नहीं किया जा सकता। देखें, कानून को अगर आप हाथ में लेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो उसको किसी सूरत ये जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जा सकती कि ये जो इसने डाका डाला या घर की दहलीज पर बालियाँ नोच लीं या उसकी किसी खातून की चूड़ियाँ उतरवा लीं या उसका बैग छीन लिया या मोबाइल छीन लिया, तो आप इसको तो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसने इसलिए मोबाइल छीना है कि उसके घर में जो है वो 4 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको दूध लेना है, ये चीज़ें लेनी है। देखें, महंगाई, ये सारे फैक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती उसी बुनियाद पे है कि बेरोज़गारी और आपकी महंगाई, ये कुछ ना कुछ फैक्टर ज़रूर होता है इसमें, जिसकी बुनियाद पर आपकी नौजवान नस्ल, आप देखें सीसीटीवी जो वीडियोज़ आती हैं आपके सामने, उसमें 22-25 साल के नौजवान आपको ज़्यादा नज़र आते हैं बाइक पे स्नैचिंग करते हुए। तो वो कौन लोग हैं? या स्कूल से भागे हुए हैं या फिर उन्होंने कुछ तालीम हासिल कर लिया, आगे रोजगार नहीं है, ऐसे ही है। खैर, ये चीज़ें तो इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन रिक्वेस्ट सीएम साहब से ये है कि ये जितना पुराना नेटवर्क है, जितनी दफ़ा ये आदि लोग पकड़े गए हैं, एक रिक्वेस्ट सीएम साहब से हम ज़रूर करेंगे कि देखें, अगर इस तरह के जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं उनको नेटवर्क अगर तोड़ना है तो सबसे पहले जो सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं उनको निकालना पड़ेगा। देखिए, एक पेशेंट साउथ पंजाब से जना हॉस्पिटल आया, अगर जना हॉस्पिटल जिनको वो मसीहा समझ रहा है, अगर वही लोग अंदर हॉस्पिटल के बैठ के गवर्नमेंट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके बाहर के लोगों के इस तरह के डॉक्टर ख्वाजा लोगों से डील करेंगे तो फिर लोग अल्टरनेटली कहाँ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है सीएम साहब अगर इसमें कामयाब हो जाएं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि जो सिस्टम के अंदर लोग मौजूद हैं, जो रियासती अदारों के जिनकी जिम्मेदारी लोगों को प्रोटेक्ट करना है, उनको अगर वो निकालने में कामयाब हो गए, अगर वो हॉस्पिटल से उसको परमिशन उसको सपोर्ट ना होती तो बंदा बाहर ना आता, पुलिस वाले अगर उसको ना छोड़ते तो शायद हालात कुछ और हो सकते थे। मेरे ख्याल सबसे पहला ये स्टेप है कि इन 3-4 अदारों से अगर उनके जो हमायती हैं उनको निकाल दिया जाए तो फिर आपको देखेंगे कि उनको कोर्ट में सजा भी मिल जाएगी, उनके साथ उनके लिए एविडेंस भी कलेक्ट हो जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ पे इंसाफ के लिए लोग जाते हैं, जहाँ पर इनको पेश किया जाता है, वहाँ पे तमाम इनके सहूलतकार मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस नेटवर्क को तोड़ना मुश्किल है। सो रिक्वेस्ट सीएम साहब से ये कि जहाँ पर इतने सारे अच्छे काम करें वहाँ पर ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और मैं तो दुआ गो हूँ कि जैसा कहा जा रहा है, जैसे बयानात सामने आ रहे हैं, ऐसा हो जाए, मुल्क खुशहाली की तरफ चला जाए। अब लेकिन इसको जिस चीज़ के साथ जोड़ा जा रहा है उस पर थोड़ा सा शक व शुबहात हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन कहा यह जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि इस 21 अक्टूबर को मुल्क की खुशहाली वापस आ रही है। आवाम को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचने की दावत भी दे दी है। गारंटी क्या है कि अगर आवाम मीनार पाकिस्तान पहुंच जाती है तो 21 अक्टूबर से मुल्क खुशहाली की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, आवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, सब्जियां जो इतनी महंगी हैं वो कम हो जाएंगी, लोगों की पहुंच से जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बहुत दूर हो चुकी हैं
वो खुशहाली 21 अक्टूबर को आने के बाद लोगों की पहुंच में आ जाएंगी। अगर मीनारे पाकिस्तान लोग आते हैं, ये सब चीज़ें लोगों की किस्मत बन जाती हैं, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात हो जाएगी। शाहिद सिप्रा साहब मुझे ये बताएं, एक तो खुशहाली तो फिर यही है कि देखिए आपने बात किया खुशहाली की हंसना शुरू हो गए। एक तो चले ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं, अल्लाह करे आ जाएं। और आप सुन तो यही रहे हैं कि ये कंफर्म है कि 21 अक्टूबर को आए, और हमेशा वो अक्टूबर में या गए हैं। आपको लग रहा है खुशहाली आ जाएगी? और सुने तो सही, अभी तो मैं उस तरफ आता हूँ, अभी ये तो सुन लेना। अब उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कल जो तकरीर की है, अगर वहाँ पे इस खुशहाली के डिटेल्स बता देती कि किस तरह आएगी, तो फिर तो कोई समझ आती थी कि अदरवाइज़ के सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के आने से ही हो जानी है खुशहाली, तो वो तो नामुमकिन है। दूसरी बात, इसका क्यों नामुमकिन है मुझे बताएं। आज आपकी पीडीएम गवर्नमेंट जो थी वो ये बात करती थी कि साबिक दौरे हुकूमत में IMF के साथ जो मुआहदे किए गए और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो किए, और उसकी वजह से आज मुल्क के जो मुआशी सूरत हाल वो ये है। मुझे बताएं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मुआहदे किए IMF के साथ, उसकी वजह से बिजली, गैस, पेट्रोलियम सब चीज़ें कीमतें बढ़ी। एक महीने के बाद ऐसा क्या वो जिन आ जाएगा हमारे पास कि वो सारी चीजें रिवाल्ट हो जाएंगी? ये नामुमकिन चीज है। ये कहाँ जाएंगे मुआहदे? ये नहीं हो सकता। आपको फर्दर फिर मुआहदे उनसे करने हैं। बिजली की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आगे गैस की जो सूरत हाल होगी, नहीं ये तो यही कहते हैं ना, खुशहाली तो यही है ना कि बुनियादी चीजें आवाम की देखें हुए भी सही। साबिक दौरे हुकूमत में ही मुआहदे हुए, अमल दरामद इस गवर्नमेंट ने आगे किया और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होगी। मुझे बताएं कि ये जो मुआहदे थे उसकी वजह से जो कीमतें अब बढ़ गई हैं, जो आने वाले कल में जो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, हमने चलना तो कर्जों पे ही है ना। IMF के बगैर तो हम लोग चल ही नहीं सकते। या हम अपने बरादर ममालिक की तरफ देख रहे होते हैं कि हमसाया ममालिक हमें क्या देंगे, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हमें क्या देंगे। हम तो इस तरफ चल रहे होते हैं ना, इस बुनियाद पर चल रहे होते हैं। इसलिए इस बात को लेके कि उनके आने से खुशहाली होगी, ये नामुमकिन है। अच्छा, अब मैं आप दोनों, क्योंकि हमसे ज्यादा बाहरी फील्ड में वकास आप भी होते हैं, सिप्रा साहब आप भी, वकास लोगों के नजदीक खुशहाली है क्या? मुझे जरा खुशहाली की डेफिनेशन बता दें। देखें, वो मरियम साहिबा ने जैसे सिप्रा ने कहा ना, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती। ये है कि आपकी प्रोड्यूसर आज ये ना कह रही होती कि मैं मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। ये खुशहाली है। वो हर सोमवार को कहती है मैंने बाहर जाना, बाहर जाना है। ये अगर खुशहाली होती तो वो ना जा रही होती। देखें, खुशहाली होता तो अभी डिफेंस वाला जो वाकया हो गया, अगर खुशहाली होती तो शायद ये ना होता। एग्जैक्टली, सही आपने पॉइंट आउट किया। मे बी वो जैसे सिप्रा ने कहा था, अगर मरियम साहिबा थोड़ा सा एलेबरेट कर देती लोगों को तो शायद और हमें बेहतर पोजीशन में होते कि उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब सारी एजम्पशंस पे बात हो रही है, तो हो सकता है कि मियाँ साहब जब आ रहे हैं तो बहुत सारे डॉलर्स लेके आ रहे हों, कुछ ऐसे खजाने लेके आ रहे हों, देखें इतने ऐसे से वो बाहर हैं। और वे भी देखें, कुछ भी हो सकता है। अगर मियाँ साहब के आने से खुशहाली का आगाज़ होना है तो कुछ लेके शायद आएंगे। देखें, खाली उम्मीदों से या खाली बयानों से तो अब अवाम उन पे यकीन तो नहीं करने वाली। कोई बयानिया भी अब नजर नहीं आ रहा। अभी ये जो बयान है ना, देखें जिस दिन का अनाउंस हुआ है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, अब उन्होंने चंद दिन पहले एक और बयानिया बनाया एहतसाब का, फिर उससे उन्होंने जल्दी यू टर्न ले लिया। अब उन्होंने कहा कि एक ही चीज़ बची है, वो ये है कि हम आएंगे तो हम खुशहाली लेके आएंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता वैसे ये बयानिया कितना ज़्यादा चलेगा। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को ना रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, पब्लिक के पास आएँ, उनके पास जाएँ, उनके जी ठीक है हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। अगर ये कहें कि ये कोई एक वन गो में सब कुछ बदल देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मीनारे पाकिस्तान में बांटेंगे तो शायद अगर वो डॉलर लेके आ गए तो। मेरी बात सुने, बयानिए पे अगर हम लोग जाएं तो माजी में भी बयानिए बनते रहे, लेकिन उससे मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। लेकिन हमने 90 दिन का भी नारा सुना था। हमने IMF के मुंह पे मारने के अरबों रुपए का भी नारा सुना था। इसी दौर में सुना है ना, अपनी हयाती में ही सुना है ना, अपनी जिंदगी में ही सुना है ना। हमने यही कहा था कि आटा, दाल, चीनी और ये चीजें जो है उनके घरों की दहलीज पर मुयस्सर होंगी। आज क्या दहलीज, क्या आज स्टोर्स पर भी मुयस्सर नहीं है। लोग खरीदने जाते हैं, ये यूटिलिटी स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत कम कीमत, मतलब थोड़ा सी सब्सिडी दी जाती है, वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। और फिर आज हम लोग बयानी के पीछे खड़े हो जाएं कि आने वाली जो गवर्नमेंट होगी या नवाज शरीफ आ जाएं या कोई भी आ जाए। देखें, हमारा सिर्फ इतना इशू है, हमें हर आने वाली गवर्नमेंट ने और हमारी जो मुल्क की सियासी जमातें हमें उन्होंने उलझाया हुआ है सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए। हमें आटा, घी, चीनी, चाय,
बिजली, पेट्रोल, आवाम की गैस, जिंदगी का मरकज़ महवर ये इससे चीजें रह गई फल हैं, नहीं और निकल रहे सब्जियां, बाहर। इनसे हमने निकलने ही नहीं देना ऐसा इनको। political और party उस किस पे वक्त हमें चलेगी? बाकी की डिस्कशन हम Political party किस पे वाइंड अप के चलेगी? बाद करते हैं। मैं अब ये जानना बहुत जरूरी है कि अवाम ने कब और कैसे किसी को सिलेक्ट करना है। खुशहाली अगर मीनारे पाकिस्तान मिलेगी तो फिर मेरे ख्याल से हम सबको ही जाना चाहिए। मैं भी बहुत जाऊंगा। शुक्रिया। जाना मैंने कहा ड्यूटी चाहिए, लेकिन हमें लगवाने बता दें पहले है क्या। अच्छा नाज़रीन, हम आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से पहले हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि सियासी मंजरनामे पर क्या होने वाला है। नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या है, नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ये तो स्टेप बाय स्टेप वाज़ेह होता चला जाएगा। बयानिया क्या होगा, और जो मरियम साहिबा कह रही हैं कि खुशहाली आ रही है 21 अक्टूबर को, तो वो खुशहाली का सफ़र जिस तरह से तय आवाम करेगी वो तो हमें वक्त ही बताएगा कि खुशहाली आती है कि मुल्क में क्या होता है। इसके साथ साथ दीगर बड़ी जमातें जो हैं मुल्क की, उनकी हिकमत अमली क्या है। ये जो सियासी हलचल 21 अक्टूबर को होगी, इसके पेश नज़र उनकी तैयारी क्या है, वो किस तरह से अपने इलेक्शन लाहेमिल को आगे लेकर चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, सियासी तौर पर वो कितनी मुस्तहकम हैं, उनकी आगे की हिकमत अमली क्या है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी के साथ ये जो PDM का हमने इकट्ठ देखा, ये अब कितना हमें एक्टिव नजर आएगा। अब दौड़ अपनी अपनी है। इस दौड़ में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहां देखते हैं और पंजाब में खास तौर पर किस तरह से उनकी इलेक्शन मुहिम होगी, कौन लीड करेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है। तर्जुमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली वदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल अगर अभी सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो एक जो बड़ा अपकमिंग इवेंट नजर आ रहा है वो है जी नवाज शरीफ की वापसी। हर जुबान ज़ेदे आम ये चीज़ है। सियासी जमातें भी इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या एक तासुर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया जी। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। मियाँ साहब ने ये जो डिसीजन लिया है पाकिस्तान आने का, ये इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ PMLN। और मियाँ साहब के यहाँ पे आने से जो पोलिटिसाइजेशन का अमल है, पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटी है, वो तेज हो जाएगी। बिकॉज ये जो इलेक्शन, ये जो जलसा कर रहे हैं मेरे ख्याल से 21 का, बाकी सियासी जमातें भी तेज हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि मियाँ साहब ने 21 को जो जलसा रखा है PMLN ने, मियाँ साहब उसको अटेंड करते हैं या नहीं करते, बट वो एक्टिविटी जनरेट कर देगा। अब मियाँ साहब के लाहौर या पाकिस्तान आने पे एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज तेज हो जाएंगी। चाहे मियाँ साहब को अदालती रिलीफ दिया जाए या ना दिया जाए, दोनों सूरतों में एक्टिविटी तेज हो जाएगी। तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी है, हर एक ने अपना अपना तय करना है। ये जो PDM का प्लेटफॉर्म था, ये प्लेटफॉर्म था इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए। ठीक है। और जब उनको घर भेज दिया, आ गए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे रहे, लेकिन इसका उस हुकूमत के साथ ताल्लुक था। इसका आजकल के जितने भी इलेक्शन के अलायंसेस हैं उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब दौड़ अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने निशान पे अपनी अपनी जो मैनिफेस्टो है, आइडियोलॉजी पे इलेक्शन लड़ना है। और उसके अंदर फिर ये कि कुछ सीटों पे या कोई पॉलिटिकल पार्टीज मखसूस शहरों में या मखसूस सूबों में कहीं पे समझेंगी कि यहाँ पे हमें अलायंस करना चाहिए, तो वो आपस में कर सकती हैं। तो इसमें कोई चीज़ आप रूल आउट नहीं कर सकते। जुल्फिकार साहब, क्या समझते हैं आप, क्या बाकी सियासी पार्टियों के लिए भी ये अलार्मिंग है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? क्योंकि आप अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें, लाहौर की बात करें, एक इम्पैक्ट तो उनका है। खुद मियाँ साहब अगर आते हैं तो ये मेरे ख्याल से बड़ी सियासी पार्टियों के लिए एक चैलेंज भी है, उनको भी अपनी अब भाग दौड़ तेज करनी होगी। देखिए, मियाँ साहब के आने से जो असल चीज़ है वो PMLN का सर्वाइवल का क्वेश्चन है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सर्वाइवल का सवाल नहीं है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी इन प्लेस है। मियाँ साहब के आने से तो दावा ये करती है ना कि पंजाब हमेशा उन्हीं का ही होता है, लाहौर हमेशा उन्हीं का ही होता है। सो उस पे थोड़ा सा फिर एक्टिव तो होना पड़ेगा बाकी जमातों को भी। देखिए, पिछला जो इलेक्शन हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन यहाँ पे पीछे PMLN की गवर्नमेंट नहीं थी। अब PMLN ने पंजाब के अंदर अपनी सह को वापस उस चीज़ को वापस लेने के लिए वो मेहनत करना चाह रहे हैं, लेकिन
जो न्यूसेंस मियां नवाज शरीफ साहब की पब्लिक में है वो और किसी की नहीं है। बिल्कुल। तो उन तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं PMLN के, उनको ये समझ लग गई थी कि मियां साहब के बगैर हमारी दाल नहीं गलेगी। तो इस वजह से वो मियां साहब को कन्विंस करके ला रहे हैं। तो मियां साहब का आना मैं समझता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए एक बेहतर चीज है। चाहे उनको मुकदमात का सामना करना पड़े या जो भी करना पड़े, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिसाइजेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। सही। सो क्या देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, आइंदा के जो इलेक्शन आ रहे हैं उनको लेकर सियासी लाहेअमल आपका क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जब पिछले साल भी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी, उस टाइम भी पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी थी जिसने अपने तमाम कैंडिडेट्स को टिकट से वोट कर दी थी। और अभी भी पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर होमवर्क स्टार्ट कर दिया है। और सिंध के अंदर अभी कराची से जब बिलावल साहब निकले हैं, उन्होंने हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और सखर, वहाँ से होते हुए कश्मीर से होते हुए फिर मुल्तान गए हैं, मुल्तान से लाहौर आए। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एक जो स्ट्रेटजी है वो पल्स चेक करनी थी लोगों की। लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हमें सिर्फ लोगों के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन और कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। और हम जिस टाइम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हमारा अच्छा हो जाएगा, सियासी बेहतर हो जमात ये जाएगा। दावा करती है कि लोग उनके साथ हैं, होंगे भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है लोगों के लिए। अब बड़ा चैलेंज ये है कि उनके लिए ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया है कि उन्होंने किसके साथ होना है। मौजूदा हालात जो हैं, अवाम के जो मसाइल हैं, जो ग्राउंड रियलिटी हैं, वो इजाज़त नहीं दे रही अवाम को कि उनके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाए कि उन्होंने किस पार्टी को वोट देना है। ये जो मौजूदा हालात है, इनको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बयानियाँ हैं? क्या अवाम के लिए वो कुछ ऐसा लेकर आएंगे? जब अवाम बाहर निकले, वोट आपने मांगने जाना है, तो अवाम को सब्ज बाग तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अब अवाम के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, वो एक तारीखी तौर पे प्रैक्टिकल पार्टी है, सब्ज बाग दिखाने वाली बात नहीं है। और कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जब इक़्तिदार में आए ओवरनाइट आके लोगों के मसाइल हल कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी इस दफ़ा जब अवाम में, लोगों में जाएगी, एक तो सिंध में जो मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों के अंदर जो कारकर्दगी है उसकी बात करेगी, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करेगी कि लोगों को आपने कारोबारी तौर पे ज़राई वसाइल, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कैसे बेहतरी दे सकते हैं ताकि लोग फाइनेंशियली एम्पावर हो सके। बहुत अच्छी बात आपने इकोनॉमिक की, जो एम्पावरमेंट रूट की है बात इस है। पे बात करनी बहुत जरूरी थी, जो कि आपने कर दी। ये तो थोड़ा सा अगला स्टेप है ना। अभी अवाम क्या चाहती है? बिजली की कीमत कम हो जाए। अभी अवाम चाहती है पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। अभी अवाम ये चाहती है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं, सब्जियां तक लोगों की पहुंच से बाहर हैं। सो ये 4-5 चीज़ें अवाम को इसमें रिलीफ चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनका हर रोज़ अवाम से पाला पड़ना ही पड़ना है, हर अमीर गरीब ने। सो लोगों की पहुंच में ये चीज़ें किस तरह से आसान हो सकती हैं? अब इस पे मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें काम करना चाहिए और हर जमात को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि अवाम के ये मसाइल हल हों। तो फिर वो इलेक्शन का माहौल भी आपको कुछ सरगर्म नज़र आएगा। अवाम तो तभी बाहर आएगी जब इन चीज़ों से जान छूटेगी। देखिए, ये जो इश्यूज़ हैं ना, ये अवाम के इश्यूज़, ये नेशनल इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर बिजली, गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया, ये सिर्फ एक ही सूरत में बेहतर हो सकते हैं कि जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, वो एक पेज पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनमें से कोई भी इलेक्शन जीत के आए, उन तमाम को पहले बैठ के ये तय करना ज़रूरी है कि हमने ये लोगों के मामलात को स्लैश डाउन करना है, प्राइसेस को कंट्रोल करना है, और हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, चाहे जीत के कोई भी आए। लेकिन जब तक ये होने वाला नहीं, कोई नहीं इकट्ठा बैठेगा। मैं ऐसी एक बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर पाकिस्तान के अंदर PDM का प्लेटफॉर्म बन के 13-14 जमातें 16 महीने की एक इक़्तिदार के अंदर एक कोलिशन पार्टनरशिप चला सकती हैं, तो हर चीज़ पॉसिबल है। बट उसके लिए ये कि आपको एक पॉजिटिव विल और अच्छी नीयत चाहिए, कि आपको बड़ा दिल करने की ज़रूरत है, जो कि सियासत में कम होता है, कि आप अपने हरीफ को ये तासुर दें कि अगर आप जीत के आ गए तो आप कर लीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को फेडरेशन, नेशनलिज्म की ज़रूरत है कि वो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर आके बैठ के एक दूसरे की सपोर्ट करें,
और बिलावल साहब भी यही बिलावल साहब के साथ आप होते हैं, नौजवान लीडर भी हैं वो, मुझे ये बताइएगा उनका विजन क्या है? मुल्क को तरक्की की राह पर लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो एक नौजवान लीडर क्या प्लान रखता है? ऑब्वियसली हम कहते हैं कि नए एक्सपीरियंस होने चाहिए, हमारे नौजवान जो हैं उनके पास ज़्यादा एबिलिटी है। सो क्या विजन है बिलावल साहब का? देखिए, उनका जो मेन विजन है, ये जो मैं सारी गुफ्तगू कर रहा था इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की और एम्प्लॉयमेंट की, और जो की है टू द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, दैट इज एम्पावरिंग पीपल स्पेशली द विमेन एंड यूथ। तो ये उन्हीं का विजन है जिसके अंदर वो इस चीज़ को सामने लेके आना चाहते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट और एम्पावर कैसे करेंगे, जहाँ पे लोगों के मिसाइल कंट्रोल हो सके, उनका जरिया मुआश बढ़ सके और वो लोगों को जो है आसानियाँ पैदा कर सके। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही एक ऐसे हैं जो यूथ और विमेन और मुआशरे के अंदर जितने भी करंट दीगर मिसाइल हैं, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी वो इस मुआशरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज जैसे उन्होंने अपना फॉरेन डिप्लोमेसी की, फॉरेन डिप्लोमेसी से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आए, पाकिस्तान के बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस बेहतर किए दुनिया के साथ, तो ही हैज़ द सेंस ऑफ एंड ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस सब को देखते हुए पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्या ऐसे कंट्रोल्स बनाने की ज़रूरत है, क्या ऐसे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और क्रेडिट गोज़ टू हिम कि जिन्होंने अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा किया, तो अगेन ही विल बी द ओनली पर्सन जो तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करके साथ जोड़ सकते हैं। यूथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Of course, कैसा 67 देखते हैं फीडबैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेकर? हमारी नौजवान कितने एक्टिव हैं और उनकी तरफ से कैसा फीडबैक आता है? देखिए, हमारा जो है ना यूथ के साथ एक कनेक्शन मिसिंग है, बट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम यूथ के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी में आ सकें। बिकॉज सिंध के अंदर तो हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन बाकी सूबों में ऑर्गेनाइजेशनली हम कोशिश कर रहे हैं और हम उस चीज़ के ऊपर प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के साथ जो डिफरेंट सेक्टर्स में या एम्प्लॉयमेंट में या एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, बिकॉज जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40, तो उसको हमें टैप करने की ज़रूरत है। और हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन से पहले कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को टैप करें, क्योंकि बिलावल साहब इज़ यंग, ही हैज़ जस्ट टर्न 35 और अनदर 10-20 ईयर्स यही जो लोग हैं, यही वोटर्स हैं, यही इनको आप फैसिलिटेट करेंगे। का दौर है, आप यूथ को डिजिटल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए मैं कहती हूँ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रख सकते हैं, आवाम तक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके जा सकते हैं। सो ये दो चीज़ें हैं जो किसी भी सियासी पार्टी के लिए मैं समझती हूँ इस टाइम एक की पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि अगर आप यूथ को मोबिलाइज कर लें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर लें, इस तरह नहीं जिस तरह माजी में होता रहा कि आपने लोगों में बेराहरवी फैलाई है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज जरूर देखिए, ये जो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ना, हम वी वांट टू यूटिलाइज इट विद अ सब्सटेंशियल कंटेंट। हम ये नहीं करना चाहते फेक न्यूज और लोगों को होना भी नहीं चाहिए, इस चीज की हौसला शिकनी लोगों को होनी चाहिए। डिग्रेड करके तो हम कहें कि ये चीजें उठा, वी डोंट बिलीव इन माजी इट। में हमने इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल देखा, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल देखा, लोगों ने गाली गलोच तक आए, आपस में सियासी जमातों की उस एक लड़ाई की वजह से आपस में लोगों ने इस तरह से बदतमीजी, इखलाकियात का पहलू भी जो है वो नज़रअंदाज हुआ। इस रिवायत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन इट और प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी ने किया है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इतना ज़्यादा कुछ कहा गया लेकिन कभी रिप्लाई नहीं किया, कभी हमने ये मुनासिब समझा ही नहीं कि हम ऐसी इखलाकियात से गरी गुफ्तगू करें। होनी भी नहीं चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी का और ये। देखें, मुआशरे के अंदर आपको लोगों को, घरों को, फैमिलीज को, सोसाइटी को जोड़ने की ज़रूरत है, उनको डिलीवर और परफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना कि आप मुआशरे को तकसीम कर दें, घरों में फैमिलीज को तकसीम कर दें, सोच को तकसीम कर दें। तो पीछे एक दौर आया, एक पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसी तकसीम की सियासत की, उसने कोई मुआशरे में अच्छा तासुर नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज देखें
कि लोग सड़क पे खड़े हुए, घर के अंदर खड़े हुए, अखलाकियात का दामन छोड़ के घरों में वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ बदतमीजी पे बच्चे उतर आते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छा तासुर नहीं है। हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें तकसीम को छोड़ के लोगों को जोड़ना है, यूनाइटेड करना है। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि सियासत में भी और मुआशरे में भी इस किस्म की बेहतरी आ सके। ठीक है, मैसेज क्या देखने वालों को, खास तौर पे लाहौरियों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं लाहौरियों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक जिंदा दिलाने शहर लाहौर के बासी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने हमेशा सपोर्ट किया है। आप इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस दें कि पीपल्स पार्टी कामयाब हो, पंजाब में हुकूमत बनाए। हम जिस तरह सिंध के अंदर बेहतरी लेके आए हैं सेहत के शोबे में, ट्रांसपोर्ट में, एजुकेशन में, थरकोल में, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी बहुत ज़्यादा शोबों के अंदर बेहतरी लाएगी और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बेहतर करेगी। और ख़ास तौर पे यूथ, आपकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पीपल्स पार्टी इज़ द पार्टी जो आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच। मैं गुड लक कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ कहीं पे बात होती है आवाम की बेहतरी की, हम लोग उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। आपने कहा सेहत सहूलियात, तालीम की सहूलियात, आवाम के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सिर्फ पूरी हो जाएं तो मेरे ख्याल से हम उसी सियासी पार्टी के साथ हैं, हम उसी सियासी पार्टी का साथ देंगे जो आवाम की मुश्किलात के लिए बाहर निकलेगी और उनको हल करने के लिए कुछ हमें अमली तौर पर भी सरगर्म नजर आएगी, क्योंकि दावे वादे तो सारी सियासी जमातें करती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और टिकट तो बुक हो गई हैं, अब राव साहब ने हमें डिटेल बताई, टाइमिंग भी शेयर कर दी है इसकी। अब जो हम ये सोच रहे थे कि कारकुनान एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वो एक रिवायती इस्तकबाल तो देखा जाता है, इस दफ़ा वो प्लान का हिस्सा नहीं है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे और सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तब्दील हो रहा है और ये खुशनुमा तब्दीली जो है, हम दुआ गो हैं ये वबाओं से जान छूटे और आप अच्छे तरीके से इस अच्छे मौसम को एंजॉय कर सकें। सो मौसम कैसा होगा, सर्दी की वो जो शिद्दत वाली लहर है वो कब तक मुतवक्को है और मौसम में वाज़ेह तब्दीली कब देखने में आएगी? कोमल ज्वाइन कर रही हैं। ओवर टू यू कोमल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम अच्छा खासा गर्म और खुश्क महसूस किया जा रहा है। सूरज की किरणें तेज़ हो चुकी हैं, टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो आहिस्ता से देखी तो जा रही हैं, लेकिन इस वक्त मौसम यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे गर्मियाँ आ रही हैं। अमूमन जो अक्टूबर के महीने में इस तरह की गर्मी महसूस नहीं की जाती, लेकिन सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर का स्टार्ट हो गया, लेकिन ये सर्दियां जो हैं वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रही और गर्मियां जाने का नाम नहीं ले रही। तो यूँ जो है एक दोनों की तकरार में जो है वो शहर लाहौर के बासी खूब परेशानी का शिकार हो रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो जैसे 31 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, यानी कि आज शहर लाहौर के वासियों को इस गर्मी का सामना करना पड़ेगा और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ। वहीं हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 183 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। अशूब चश्म की बीमारी भी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि एक दूसरे को छुए मत और इसी के साथ साथ जो है वो आंखों को हाथ ना लगाएं, बल्कि ठंडे पानी के जो है वो चेहरे पे पानी फेंकें और टॉवल का इस्तेमाल भी अलग से करें। और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो अपने साथ बहुत सी वबाएँ भी लाती हैं, तो ये वबाएँ जो हैं वो शहर लाहौर के बासी जब तक एहतियात नहीं करेंगे तो वबाओं का शिकार भी होते रहेंगे। तो मौसम का भी जो है वो थोड़ा सा असर लाहौर शहर के बासियों का ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो इसलिए जो है वो बासी थोड़ी सी अपनी एहतियात करें, मौसमियाती एतबार से भी, फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से भी और फैलती हुई वबाओं से भी बचने के लिए। थैंक यू सो मच कोमल हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल से बताया और बताया ये भी कि किस तरह ये जो मौजूदा हालात हैं, वबाएँ हैं, इससे कैसे महफूज आ जा सकता है। तो इसका हल एक यही है कि सिर्फ अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। जिनकी बर्थडे है उनको हमने विश करना है जी, जिनकी कल बर्थडे है वो पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इस शाम फातिमा की बर्थडे है और नबिया की बर्थडे है और इसके बाद जी मुशर्रिफा की बर्थडे है, मिनाहिल, दुआ फातिमा, मुहिब बुखारी और मलाइका इम्तियाज़ की आज बर्थडे है, अयान की बर्थडे है, जीशान लियाकत, अली अहमद
और उसके बाद जी उस्मान अली की बर्थडे है, माज तारिक की सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सालगिरह की एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। सो जिनकी बर्थडे है कल वो हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, स्क्रीन पर नंबर चला दें जी, ये है नंबर, इस पर आप अपनी पिक्चर्स व्हाट्सएप करें और तंग मत करें प्लीज़। अच्छा जी, आप व्हाट्सएप करेंगे पिक्चर्स, उसको हम कल के शो में शामिल करेंगे। आपकी सालगिरह को भी हम बहुत स्पेशल बनाएंगे क्योंकि लोग मिसयूज़ भी करते हैं। मेरी प्रोड्यूसर कह रही है कि ये क्यों कहा है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस मकसद के लिए एक नंबर को रखा गया, अगर आप उसके लिए यूज़ करें तो दूसरों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, सेगमेंट्स का सिलसिला हमने आगे बढ़ाना है और सेगमेंट में हमने अब आपको बताना है जी आज की रेट लिस्ट, सब्जियों के भाव आज के भाव में। अच्छा जी, रेट लिस्ट, क्योंकि जब आप वीकेंड के बाद आते हैं तो लोगों की शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होती है कि जी हम तो मार्केट में गए और सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी थी, और वीकेंड पे हम देखते भी हैं कि कीमतें खुद साख्ता बढ़ा दी जाती हैं। तो आज की रेट लिस्ट क्या है, हमारे रिपोर्टर हाफिज़ दिलावर इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ओवर टू यू। जी है ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात करें तो 95 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 110 रुपये तक 115 रुपये तक प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 110 115 रुपये जो टमाटर हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 310 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 380 रुपये तक लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो अदरक 1175 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 1250 रुपये तक अदरक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 180 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 200 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 75 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये तक आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 125 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 150 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। करेले की कीमत की बात की जाए तो 110 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130 रुपये तक करेले जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 90 रुपये 95 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 130 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 140 145 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 100 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120 रुपये तक भिंडी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 210 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 230 रुपये तक शिमला मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। जी ठीक है जी, सब्जियों की कीमतें हमें आपने बता दी। अभी हमने चलना है ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूछना चाह रहे हैं तो हमारे फिटनेस ट्रेनर जो हैं वो हाजिर हैं, आप हम तक अपना मैसेज पहुंचाएं, ज़रूर हम आपका मैसेज आगे कन्वे करेंगे, बल्कि आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी जो आप पूछना चाह रहे हैं। सो थैंक यू। आप ज़ुहैब हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करते रहते हैं। इसके बाद जी हमने डिफरेंट चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। शहद के फ़वाइद क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। खांसी से निजात आपको दिला देता है। जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, गर्म पानी में अगर इसका इस्तेमाल करेंगे, वेट रिड्यूस के लिए भी बहुत बेहतर है ये। इसके अलावा हर तरह की बीमारी की शिफा इसमें मौजूद है। बच्चों को अगर गला वगैरह ख़राब है, आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। मैदा जिन लोगों का ख़राब रहता है, शहद का इस्तेमाल अगर वो करें, खाना पीना आपको हज़म अच्छा होगा, मैदा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। यादाश्त में बेहतरी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद जी वो लोग जो कि परेशान रहते हैं सर में डैंड्रफ की वजह से, उसमें भी बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये हैं शहद के फ़वाइद जो कि हमने आपके साथ शेयर कीजिए। आपने अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है। कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।